नमस्कार दोस्तों, 22 अप्रैल 2022 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। कौन कौन से आर्टिकल्स आज डिस्कस करेंगे? पहला आर्टिकल है यूके रवांडा एसाइलम प्लान से लेके। रवांडा से जो लोग यूके के अंदर एंट्री मार जाते हैं, यूके किस प्रकार से उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, इसके लिए इस समय पे जो ब्रिटिश होम सेक्रेटरी हैं, कह लीजिए जो होम मिनिस्टर है यूके की, प्रीति पटेल, इन्होंने एक प्लान डेवलप किया और उस प्लान की ये बड़ी तारीफ कर रही हैं। बट एक्चुअली में वो प्लान कोई नया नहीं है, इस प्रकार के प्लान पहले भी डिप्लॉय किए गए हैं। इसको यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने भी इस प्रकार के प्लान डिप्लॉय किए हैं और कहाँ-कहाँ पे इस प्रकार से रिफ्यूजीज को बाहर निकालने की कोशिश की है, इसको देखेंगे। फिर जो अगला आर्टिकल मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ, वो है आपका ग्रोइंग एम्बिशंस। देखिए, सोलोमन आइलैंड के साथ एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया है चाइना ने। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे बहुत ज्यादा नर्वस है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के तो बिल्कुल बाजू में ही है, बगल में ही है। बगल में इन द सेंस कि देखिए, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री थी जो ज्यादातर समुद्र से घिरा हुआ है और बाकी हॉस्टाइल कंट्रीज से बहुत ज्यादा दूर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया के नॉर्थ में बिल्कुल चाइना है, एकदम सर पे खड़ा हुआ है। तो हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत बड़े हैं। कितनी टेंशन है, देखिए लद्दाख में इनकर्जन चल रहा है, ऊपर से वेस्ट में पाकिस्तान। तो ये दो इतनी फ्रेंडली कंट्रीज इंडिया के बगल में, इंडिया को वैसे हमेशा टेंशन रहती है। ऑस्ट्रेलिया के साथ कोई मुद्दा नहीं, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल यहाँ साइड में है, सदर्न हेमिस्फीयर में। सारी बवालिया कंट्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो ऑस्ट्रेलिया एकदम साइड में पड़े। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बिल्कुल आप कह लो नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है सोलोमन आइलैंड, और सोलोमन आइलैंड में मोस्ट प्रोबेबली अब चाइना को एक बेस मिल जाएगा, नेवल बेस मिल जाएगा। हो सकता है चाइनीज आर्मी यहाँ पे डिप्लॉय हो जाए। तो ऑस्ट्रेलिया के पास ये जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था वो चला जाएगा कि इनके पास कोई भी बगल में नहीं है। ऊपर से यूएसए भी यहाँ पे काफी नर्वस है। तो क्या रीजन है यहाँ पे कि चाइना सोलोमन आइलैंड में अपना ये जो मिलिट्री नेवल बेस बना रहा है, या फिर जो भी एग्रीमेंट किया है, इसके क्या रेपरकशंस हो सकते हैं? क्या ये चाइना का पहला एग्रीमेंट है? चाइना का क्या कमिटमेंट रहा है फॉरेन नेवल बेसिस को बनाने में? आगे कितने बेसिस बनाने वाले हैं? इन सब पॉइंट्स पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। फिर भाई, ह्यूबली में फिर से कम्युनल वायलेंस हुआ है। कर्नाटका में कम्युनल वायलेंस, कम्युनल मुद्दे के ऊपर काफी बवाल हुआ है। कुछ दिन के लिए मुद्दे दब गए थे, ऐसा लग रहा था कि चीजें शांत हो रही हैं, लेकिन 16 अप्रैल की रात को नॉर्थ कर्नाटका की हुबली सिटी में फिर से बवाल हो गया। क्या बवाल हो गया, इसको देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही चीजों का लिंक नीचे दिया हुआ। टेलीग्राम ग्रुप में आपको लेक्चर्स वगैरह की पीडीएफ मिल जाती है, जो भी करंट अफेयर्स के अपलोड होते हैं। सुबह का करंट अफेयर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। वन लाइनर करंट अफेयर्स डेली की बेसिस पे विनीत सर अपलोड करते हैं, वो भी आज का अपलोड हो चुका है। एडिटोरियल को हम लोग जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, एक और चीज, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, लाइक बटन दबा दीजिए, इसमें आपको कुछ भी नहीं जाएगा, एंड इफ पॉसिबल क्लिक द ज्वाइन बटन, दैट इज स्पेसिफिकली वेरी वेरी हेल्पफुल। तो 14 अप्रैल 2022 ब्रिटिश होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल, इन्होंने साइन किया यूके एंड रवांडन माइग्रेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्टनरशिप। ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ यूनाइटेड किंगडम के बीच में और रवांडा के बीच में। नाम क्या है? यूके एंड रवांडा माइग्रेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्टनरशिप। याद रहे नाम तो ठीक है, ना याद रहे तो चलेगा। यहाँ पे समझने की कोशिश करिए हो क्या रहा है। देखिए क्या है कि रवांडा से और बहुत सारी और अफ्रीकन कंट्री से जहां पे हालात खराब हैं, खाने पीने के लिए लोगों के पास नहीं है, नौकरी नहीं लोगों के पास, तो लोग क्या करते हैं, दूसरी कंट्रीज में जाने की कोशिश करते हैं, डेवलप कंट्रीज में। अब यूरोप उनके एजेंडा पे होता है। यूरोप में जो यूके है, इसके अंदर भी घुसने की कोशिश करते हैं। अब हुआ यह है कि बहुत सारे रवांडा के जो लोग हैं और भी देशों के लोग हैं, वो लगातार यूके के अंदर इलीगल तरीके से घुसने की कोशिश करते रहते हैं और वो घुस भी जाते हैं कभी कभी। तो यहां पे क्या हुआ है कि इस नए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से 1 जनवरी 2022 के बाद जितने भी रवांडा के नागरिक यूके के अंदर घुसे हैं, उनको रखा जाएगा यहाँ पे एक फैसिलिटी के अंदर। ओके, तो जो भी अनऑथराइज्ड रूट से 1 जनवरी 2022 के बाद यूके के अंदर घुसा है रवांडा का इंसान, उनको एक होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा और फिर रवांडा की सरकार डिसाइड करेगी कि कैसे उनको असाइलम मिलेगा, कैसे उनको रवांडा वापस भेजा जाएगा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आपने होल्डिंग सेंटर बना दिया, जो इंडिविजुअल वहां पे घुसा 1 जनवरी 2022 के बाद, उसको उठा के उस होल्डिंग सेंटर में डाल दिया। अब उसको वापस भेजना है, वापस भेजने के लिए रवांडा की सरकार की परमिशन लगेगी। वो वहां पे कैद हो चुका है एक प्रकार से, उस होल्डिंग सेंटर में बाहर निकल नहीं सकता। तो एक तो उसकी फ्रीडम भी यहाँ पे वॉयलेट हो रही है, कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी उसकी चली गई यहाँ पे, प्लस जो मेंटल टॉर्चर हो रहा है वो अलग है, और उस होल्डिंग सेंटर में कितनी फैसिलिटी मिल रही है इसके ऊपर एक बड़ा सवाल है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ पे। इस पूरे अरेंजमेंट को करने के लिए और एडल्ट और नॉन क्रिमिनल माइग्रेंट्स को
होस्ट करने के लिए यूके की सरकार रवांडा को 120 मिलियन पाउंड्स देगी। साथ साथ पर माइग्रेंट वापस भेजने के लिए भी यूके की सरकार यहाँ पे रवांडा को कुछ पैसा देगी। मतलब वो रवांडा से बोलेगी कि ठीक है भाई, अपना आदमी वापस ले लो, हम आपको थोड़ा बहुत पैसा दे देते हैं। क्योंकि जब ये लोग यूके के अंदर पहुंच जाते हैं तो यूके के रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करते हैं। यूके का बोलना है कि हमारे रिसोर्सेस हमारे लोगों के लिए हैं, ये बाहर के इमिग्रेंट्स आके हमें परेशान करते हैं, हमारे रिसोर्सेज को खाते हैं, ये हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। वैसे मैं बता दूं, यूके इमिग्रेंट्स के लिए बिल्कुल भी वेलकम नहीं है। यूके केवल उन इमिग्रेंट्स को मौका देता है जिनके पास पैसा है, जो बड़े बिजनेसमैन है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप हो, आपकी यूके की किसी कंपनी में 2.5 करोड़ या 3 करोड़ सालाना पैकेज लग गया, तो उस केस में आप यूके की सरकार को अच्छा खासा टैक्स दोगे, तो आपको एक बार को इमिग्रेंट वीजा यूके के अंदर वर्क वीजा मिल जाएगा। लेकिन जो छोटे मोटे किस्म के लोग, उनको जल्दी यूके के अंदर वीजा मिलता नहीं है। ओके, प्लस यहां पे ओवरऑल आप देखो बहुत सारे पीपल स्मगलिंग ऑपरेशंस चल रहे हैं। यूके इन पीपल स्मगलिंग ऑपरेशंस को बंद करना चाहता है। बहुत सारे जो वॉर टॉर्न नेशंस है जहां पे बवाल चल रहा है, जैसे सूडान हो गया, साउथ सूडान हो गया, इथियोपिया हो गया, रवांडा हो गया, डिजिबुती हो गया, यहां से बहुत सारे लोग डेवलप्ड कंट्रीज में जाना चाहते हैं। अलग अलग कंट्रीज चुनते हैं, कोई जर्मनी भागता है, कोई पोलैंड भागता है, कोई यूएस भागने की कोशिश करता है, कोई इंग्लैंड जा रहा है, जहां पे उनको मौका मिल जाए घुसने का। तो बात यह है कि ये लोग इतनी मजबूरी में होते हैं कि जो भी इनके पास सेविंग वगैरह होती है, पैसा वगैरह होता है, ये वो लगा के जैसे ना तैसे करके दूसरी डेवलप्ड कंट्री में घुस जाना चाहते हैं। और उसके लिए ये लोग डेंजरस जर्नीज को अंडरटेक करते हैं। इंग्लिश चैनल क्रॉस करने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि जो अनसेफ टाइप की बोट होती है ना, उस पर चढ़ जाते हैं। अगर आप रवांडा की मैप पे लोकेशन देखोगे ना, तो अगर ये मान लीजिए अफ्रीका है, तो अफ्रीका के बीच में यहाँ पे कहीं पे रवांडा आता है। अफ्रीका के नॉर्थ में आपका कह लीजिए यूरोप है, और यूरोप के भी नॉर्थ वेस्ट में आपका इंग्लैंड है। तो या तो इस कोस्ट से अफ्रीका के, या इस कोस्ट से इन्होंने एक बोट जर्नी की होगी, तब जाके यहाँ पे पहुंचे होंगे। ये बोट जर्नीज बहुत डेंजरस होती हैं, दे आर नॉट एट ऑल सेफ। लेकिन इन लोगों की अपने देश में हालत इतनी ज्यादा खराब है कि वो इतनी डेंजरस जर्नीज को भी अंडरटेक कर लेते हैं। उनको बस ये लगता है कि जैसे ना तैसे करके किसी दूसरी कंट्री में पहुंच जाए तो हमें खाने पीने का पैसा मिल जाएगा। ओके, लेकिन यूके क्या है, यूके चाहता है कि जो पीपल स्मगलिंग ऑपरेशन, इनको कॉम्बैट किया जाए, इनको बंद किया जाए। क्योंकि इन ऑपरेशन से जो लोग इन ऑपरेशंस का इस्तेमाल करके आना चाह रहे हैं यूके, यूएस जैसी कंट्री में, उन्हीं को खतरा है। देखा जाए तो कुछ हद तक बात यूके की सही है। अब अगर आप एक अनसेफ बोट में बैठ के यूके जाने की कोशिश कर रहे हो समुद्र के रास्ते, तो कुछ भी हो सकता है। वो बोट बीच समुद्र में डूब सकती है, कोई सेफ्टी पैरामीटर नहीं है, आपकी मौत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। बट ये लोग रिस्क ले लेते हैं। तो यूके की सरकार बोल रही है कि भाई इतना रिस्क ले क्यों रहे हो, अपनी जिंदगी खतरे में डाल क्यों रहे हो, इस सब चीजों को बंद करने की जरूरत है, ये स्मगलिंग ऑपरेशंस बंद करने की जरूरत है। एक बात तो यहाँ पे यूके ये बोल रहा है, और इसके लिए यूके आज से स्टेप्स नहीं ले रहा है। अभी जो स्टेप लिया है, इससे पहले भी बहुत से स्टेप्स लिए गए। जैसे 2012 में जो यूके का होम ऑफिस है, इसने इंप्लीमेंट किया था हॉस्टाइल एनवायरनमेंट पॉलिसी। मतलब कि भाई एक ऐसा इंडिविजुअल जो यूके के अंदर अनऑथराइज तरीके से घुसा है, उसको किसी भी हाल में यूके में रहने नहीं देंगे, उसके लिए यूके में रखना मुश्किल कर देंगे। बेसिकली अनऑथराइज्ड रूट से कोई भी अगर घुस रहा है यूके के अंदर, तो उसको रोका जाएगा। फिर 2020 रिपोर्ट में एक इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक पॉलिसी रिसर्च ने यह बताया कि क्या है ना भाई, कि इस प्रकार की पॉलिसी के चलते जो 2012 में हॉस्टाइल एनवायरनमेंट पॉलिसी लाई गई, जिसके चलते जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, जो अनऑथराइज तरीके से यूके में घुसे, उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी, इस प्रकार की पॉलिसीज रेसिज्म को प्रमोट कर रही हैं। ठीक है ना। और जो लोग ऑथराइज्ड तरीके से एंट्री मारी है, जिन्होंने यूके के अंदर, उनको भी टारगेट कर रही है। क्योंकि देखिए ब्रिटिश जो लोग हैं ना, वो अलग से नजर आ जाते हैं, बिल्कुल गोरे चिट्टे, ऊपर से वो ब्रिटिश एक्सेंट में अंग्रेजी बोलते हैं, उनकी अंग्रेजी भी अलग होती है। हम जो अंग्रेजी बोलते हैं, हम लोग कह सकते हैं थोड़ा बहुत अमेरिकन एक्सेंट के पास है, लेकिन ब्रिटिश एक्सेंट बिल्कुल ही अलग होता है। ठीक है ना, इंग्लिश ही है बट एक्सेंट अलग होगा। तो मतलब मैं जो इंग्लिश बोल रहा हूँ या आप जो इंग्लिश बोलोगे, वो ब्रिटिश एक्सेंट जैसी नहीं होगी। ब्रिटिश एक्सेंट लाने के लिए आपको ब्रिटेन में रहना पड़ेगा। तो उनके एक्सेंट से, बातचीत से, और उनके मतलब शकल से पता चल जाता है कि भाई ये गोरे हैं। अब क्या इंडिया से कोई गया, या अफ्रीका से कोई गया, पाकिस्तान बांग्लादेश से कोई गया, फिलीपीन से कोई गया, तो वो अलग से नजर आ जाएगा कि ये ब्रिटेन का नहीं है। तो अब जब यूके की सरकार हॉस्टाइल एनवायरनमेंट पॉलिसी जैसे लॉज इंप्लीमेंट करती हैं, तो नेचुरली जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, जो बाहर के आए हुए लोग हैं यूके के अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और आप कह लो डिस्क्रिमिनेशन बढ़ जाता है। और ये डिस्क्रिमिनेशन आप देखो, केवल आप कह लीजिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ एशिया, अफ्रीका जैसी कंट्रीज के लिए नहीं है। ब्रेक्जिट के बाद अगर आप देखो, तो यूरोपियन यूनियन के जो वर्कर्स हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ब्रिटेन के अंदर आने से रोका जा रहा है। खासकर जो ईस्ट यूरोपियन यूनियन, मतलब कि यूरोपियन यूनियन का जो ईस्ट का इलाका है ना, जहाँ पे यूक्रेन आता है, आपका ये बेलारूस आता है,
रोमानिया आता है, यहाँ के लोग भी, ग्रीस आता है, यहाँ के लोग भी इंग्लैंड में पहुंच के नौकरी ना कर पाए, ऐसी कोशिश की है इंग्लैंड ने। हालांकि सीधे सीधे वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट कोशिश तो उन्होंने की है। जो राइट विंग ब्रिटिश मीडिया है वो कोई डिस्क्रिमिनेशन करता ही नहीं लीगल और इलीगल माइग्रेंट्स के बीच में। जो लीगली यूके के अंदर गया है उसको भी सेम तरीके से देखेगा, जो इलीगली गया उसको भी सेम तरीके से गया है। इन लोगों को कैसा दिखाया जाता है ब्रिटिश राइट विंग मीडिया में कि भाई ये नॉन वाइट हैं, गरीब हैं, अंग्रेजी बोल नहीं पाते हैं, सारे के सारे बेनिफिट खा जाएंगे, फ्री मेडिकल केयर पी जाएंगे, हमारे ब्रिटेन के लोगों के लिए कुछ बचेगा नहीं, इस प्रकार की चीजें दिखाई जाती हैं। 2021 में बोरिस जॉनसन की सरकार ने इंट्रोड्यूस किया नेशनल एंड बॉर्डर्स बिल। इसका एक स्टेटेड ऑब्जेक्टिव क्या था कि इलीगल एंट्री को यूनाइटेड किंगडम में बंद करो। ठीक है, इस इलीगल एंट्री से जो लोग इलीगली यूनाइटेड किंगडम के अंदर एंट्री पा रहे हैं उनकी ही जान खतरे में पड़ रही, क्योंकि वो डेंजरस जर्नीज के थ्रू आ रहे हैं, बॉर्डर में गलत तरीके से घुसने की कोशिश करेंगे, कहीं गोलीबारी ना हो जाए, बहुत से मैटर्स है। और इसीलिए जो रवांडा वाला प्लान है ये ऑपरेशनलाइज किया जा रहा है। लेकिन इस प्लान में बहुत सारे मॉरल, लीगल और पॉलिटिकल इश्यूज हैं, ऐसा यहां पे बताया जा रहा है। सबसे पहले तो ये बताया जा रहा है कि ये जो प्लान है, इस प्लान के अंदर जो भी यूके के अंदर अनऑथराइज्ड एक्सेस पाएगा उसको सजा दी जाएगी, उसको पनिश किया जाएगा। अब भाई देखिए, किसी भी कंट्री का जो इमिग्रेशन लॉ है, किसी भी कंट्री का, दुनिया का, इवन इंडिया का आप उठा के देख लो, अगर इलीगली आप किसी कंट्री के अंदर घुसने की कोशिश करोगे तो भाई सजा तो होगी ही, पनिशमेंट तो होगी ही, उसका प्रावधान तो है यहाँ पे। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 31 क्लॉज 1 ऑफ द रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 यहां पे कोट कर रही हूं ऑथर। इस पर्टिकुलर कन्वेंशन के हिसाब से अगर कोई रिफ्यूजी है जो अपने देश के अत्याचार से बचने के लिए किसी दूसरे देश में घुसने की कोशिश कर रहा है और उसने बता दिया कि भाई मैं आपके देश में घुसने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप उसको सजा नहीं दे सकते। बट यूके यहां पे अपने लॉ के थ्रू सजा दे रहा है, तो इस बेसिस पे यहां पे यूके को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। फिर यूके यहां जो कुछ भी कर रहा है उसको बताया जा रहा है एज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब देखिए बात यह है, इंडिया के ऊपर भी ये इल्जाम लगते हैं। भाई इंडिया साफ बोलता है, यूके तो खैर कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है कि भाई हमारे देश में तुम इमिग्रेंट्स मत भेजो, बाहर वाले मत भेजो। उनका ये बोलना है कि भाई हमारे देश में ऑलरेडी बहुत प्रेशर है, अगर कल की डेट में हम अपने दरवाजे इमिग्रेशन के लिए खोल देंगे तो कोई भी सीरिया से, इराक से और आपका येमेन से घुसा ही चला आएगा हमारे यहाँ पे। सेम चीज जर्मनी में हो रही, जर्मनी में भी इस प्रकार का बहुत सारा इमिग्रेशन हुआ है, आगे आने वाले समय में सोशल सेटअप बिगड़ सकता है। तो ये सब बातें यहाँ पे बहुत मैटर करती हैं। जो प्री इमिग्रेशन लोग हैं वो बोलेंगे ठीक है भाई, जहां पे बवाल हो रहा है वहां से लोगों को निकल के डेवलप्ड कंट्री में जाना। डेवलप्ड वाले बोलेंगे कि भाई हमने अपनी पॉपुलेशन के लिए डेवलप किया, बाहर की दुनिया के लोगों को भेज दोगे तो हम कैसे मैनेज करेंगे। तो अलग अलग सरकारों की अलग अलग यहाँ पे राय है। प्लस यहाँ पे जो रवांडा के साथ असाइलम प्लान बनाया है ब्रिटेन ने, इसमें यह नहीं बताया गया कि इन लोगों को क्या इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और हेल्थ के राइट्स दिए जाएंगे। एक बार इन्होंने रवांडा की फ्लाइट पकड़ी या रवांडा के लिए निकल गए तो यूके गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे ही यहाँ पे खत्म हो जाएगी। और रवांडा में पहुंचने के बाद इनके हालात अच्छे रहेंगे, इसकी क्या गारंटी? गारंटी तो देखो किसी चीज की नहीं है। अब किसी के हालात अच्छे होंगे नहीं होंगे इसकी गारंटी यूके थोड़ी ना लेगा। यूके ने तो एग्रीमेंट कर लिया और उनका टारगेट है कि भैया लोगों को वापस भेजो, और रवांडा के अंदर तो हालत खराब है। तो पूरे चांसेस है कि ये लोग ब्रिटेन से निकल के रवांडा पहुंच गए तो क्या गारंटी है कि ये किसी दूसरी कंट्री में फिर से जाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये जो इलीगल स्मगलिंग नेटवर्क्स ऑपरेट कर रहे हैं ये तो तब भी पैसा बनाएंगे, ये तो तब भी लोगों को भेजेंगे। इसके लिए यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है। इस प्रकार की स्ट्रेटजी इसराइल ने भी अपनाई थी रवांडा के साथ 2019 में। इसराइल ने 4000 लोगों को जो कि इरिट्रिया और सूडान के थे रवांडा भेजा था, ठीक है ना, युगांडा भेजा था। एक वॉलंटरी डिपार्चर स्कीम है, उसमें इसराइल ने थोड़ा बहुत पैसा दे दिया था। बाद में यही लोग वहां पे पहुंच के पीपल स्मगलिंग रूट के थ्रू फिर से वहां से निकल के किसी और कंट्री में जाने की कोशिश कर रहे थे। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया ने भी एक ऐसी ही डील साइन की थी पापुआ न्यू गिनी के साथ। पापुआ न्यू गिनी की जो नागरिक है उनके लिए मानस आइलैंड पे एक प्रोसेसन फैसिलिटी चलाई थी जहां पे पापुआ न्यू गिनी के लोगों को बंद करके रखा गया था। बाद में पापुआ न्यू गिनी की सुप्रीम कोर्ट ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर इल्जाम लगाया कि तुम इलीगल तरीके से कैसे लोगों को बंद करके रख रहे हो, $70 मिलियन का कंपनसेशन दो। तो इस प्रकार की जो टैक्टिक्स हैं जो ब्रिटेन द्वारा डिप्लॉय की जा रही है, जिसको ब्रिटेन बड़ा इनोवेटिव बता रही है, पहले भी दुनिया भर में डिप्लॉय हो चुकी हैं, ऐसा यहाँ पे ऑथर बोलने की कोशिश कर रहा है। और इस प्रकार की टैक्टिक्स सक्सेसफुल होने वाली है नहीं, क्योंकि ये लोग वापस अपने कंट्री में पहुंच के फिर से किसी दूसरी कंट्री में जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ब्रिटेन के पर्सपेक्टिव से आप सोचोगे तो भाई स्कीम सक्सेसफुल है, क्योंकि ब्रिटेन का टारगेट है इलीगल इमिग्रेंट्स को ब्रिटेन से बाहर निकालना, जो कि फॉर द टाइम बिंग वो कर पा रहे हैं। और दुनिया भर में इतनी गरीबी, इतनी भुखमरी, इतनी मारामारी है, ब्रिटेन को पता है कि वो हर चीज सॉल्व कर नहीं सकता। इसलिए उनका जो मेजर कंसर्न है कि लोगों को बाहर निकालो, तो वो बाहर निकाल रहे हैं। उसके बाद उनके साथ जी रहे हैं, मर रहे हैं, इससे ब्रिटेन को क्या लेना देना है। तो ये ओवरऑल यहाँ पे लॉजिक निकल के आ रहा है।
अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। ग्रोइंग एम्बिशंस, चाइना सिक्योरिटी पैक्ट विद द सोलोमन आइलैंड इज अ फर्स्ट बट अनलाइकली टू बी लास्ट। यहां पे क्या बताया जा रहा है भाई, सोलोमन आइलैंड के साथ चाइना ने एक सिक्योरिटी पैक्ट कर लिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और यूएस यहां पे नाराज है। ये पहला ऐसा कोई एग्रीमेंट है जिसमें आप कह सकते हो कि पैसिफिक के अंदर सिक्योरिटी रोल के लिए चाइना ने पहली किसी ऐसी कंट्री के साथ ऐसा कोई एग्रीमेंट किया है। और ऐसा एग्रीमेंट होगा, इसको काफी आप कह लो साइलेंस पे रखा गया, ओपनली इसको कहीं अनाउंस नहीं किया गया था। वो अलग बात है कि आखिरी महीने एक इसका ड्राफ्ट गलती से लीक हो गया था, गलती से लीक हो गया था, इंटेंशनली लीक करवाया गया था, पता नहीं। बट उस ड्राफ्ट में लिखा हुआ था कि चाइना अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को सोलोमन आइलैंड्स पे डिप्लॉय कर सकता है। और कौन से प्रिटेक्स्ट पे डिप्लॉय करेगा, तो सोलोमन आइलैंड रिक्वेस्ट करेगा चाइना से कि भाई हमारे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आप अपनी पुलिस और मिलिट्री पर्सनल्स को भेज दो ताकि हमारे यहाँ पे सोशल ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके, आप हमारी आर्म्ड फोर्सेस को ट्रेनिंग दो, वगैरह वगैरह। प्लस चाइना अपने शिप्स को डॉक करा सकता है सोलोमन आइलैंड के पोर्ट पे, इनके पोर्ट्स को लॉजिस्टिक्स के लिए इस्तेमाल कर सकता है। मतलब पैसिफिक ओशन में और साउदर्न हेमिस्फीयर में चाइना को एक बड़ा ही स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड मिलेगा थ्रू दिस सोलोमन आइलैंड पोर्ट। ये जो पर्टिकुलर सोलोमन आइलैंड है, ऑस्ट्रेलिया के बहुत पास है, गुआम के बहुत पास है। गुआम में ऑलरेडी यूएस का एक नेवल बेस है। यूएस भी यहाँ पे काफी नाराज हो गया है और आनन फानन में यूएसए ने अपने एक सीनियर ऑफिसर और इंडो पैसिफिक कोऑर्डिनेटर कर्ट कैम्बेल को भेजा है सोलोमन आइलैंड। अब चाइना को यहाँ पे मौका मिल गया। एक्चुअली में क्या था कि जो यूएस की एम्बेसी है सोलोमन आइलैंड में, वो 29 साल से बंद पड़ी है। और सोलोमन आइलैंड छोटी कंट्री थी, तो यूएस ने ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया इनके साथ बातचीत में। अब क्या है कि जब चाइना का बेस वहां पे खुल गया, एकदम से यूएस रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं सोलोमन आइलैंड बात करने के लिए, तो चाइना के वांग ही पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या मजाक है, 29 साल से तुम्हारी एम्बेसी सोलोमन आइलैंड में बंद है, ये लोग जी रहे हैं मर रहे हैं, तुमने पूछा नहीं, अब तुम एकदम से वहां पहुंच रहे हो, क्यों पहुंच रहे हो? क्योंकि हमने वहां पे बेस खोल दिया, हम उनकी मदद कर रहे हैं इसलिए पहुंच रहे हो? ये चाइना यहाँ पे यूएस से सवाल पूछ रहा है। हालांकि यूएस की हालत खराब हो गई कि भैया इनका कैसे यहाँ पे, हालांकि मैं आपको बता दूं सोलोमन आइलैंड ने ओपनली यहाँ पे नहीं बोला है कि एक मिलिट्री बेस चाइना का खुलेगा, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स, जब एंगेजमेंट बढ़ेगा चाइना सोलोमन आइलैंड का मिलिट्री बेस भी खुल जाएगा। बहुत सारे हो सकता है पुलिस पर्सनल्स किसी और रीजन से सोलोमन आइलैंड्स में डिप्लॉय कर दिए जाएं। हालांकि चाइना अपनी मर्जी से काम करता है, एक बार पर्सनल्स डिप्लॉय किए गए तो वो करेगा तो अपनी ही मर्जी के हिसाब से, ठीक है भाई। वैसे देखा जाए तो जब चाइना का राइज का समय था, डेन जाओपिंग का समय था, तो उस समय पे चाइना ने बोला था कि भैया हम फॉरेन सॉइल पे कोई मिलिट्री बेस नहीं खोलेंगे, लेकिन इस बात को तोड़ा। 2017 में पीपल लिबरेशन आर्मी ने अपना पहला फॉरेन बेस खोला दिजिबूती नाम की इस कंट्री में, रेड सी के पास, ठीक है। सोलोमन आइलैंड ने बोला चाइना का कोई मिलिट्री बेस नहीं, लेकिन सबको मिलिट्री बेस ही नजर आ रहा। भाई देखिए, चाइना इनडायरेक्टली ये बात बोल चुका है कि वो दुनिया भर में मिलिट्री बेसिस को प्लान कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो कंबोडिया हो, चाहे वो इक्वेटोरियल गिनी हो, हर जगह पे वो अपने मिलिट्री बेसिस को खोलना चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो पीसफुल राइज की डॉक्ट्रिन थी, जो पंचशील का सिद्धांत था जवाहरलाल नेहरू का, जिसका सेकंड पॉइंट था कि दूसरों के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो पॉइंट यहाँ पे चाइना ने ओपनली वॉलिड कर लिया। मतलब फॉरेन पॉलिसी में चाइना का स्टांस बिल्कुल क्लियर है, हम जैसे जैसे बढ़ेंगे अपने हिसाब से हम नियम कानूनों को ट्वीक करते जाएंगे और हम तो अपने मतलब के हिसाब से ही काम करेंगे। तो चाइना का सिंपल लॉजिक है, भैया हम फॉरेन कंट्रीज में अपने जो भी रिसोर्सेज हैं, नेवल बेसिस हैं, उनको डिप्लॉय करेंगे, धीरे धीरे करके ये बातचीत बढ़ा रहे हैं। ओपनली चाइना बोल चुका है कि चाइना पाकिस्तान मिल के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पेट्रोलिंग करवाएगा। मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो इंडिया का स्टैंड है वो चाइना मानता नहीं है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में निकलता है, तो पता नहीं क्यों इंडिया ताइवान को चाइना का हिस्सा मान रहा है, क्यों इंडिया ताइवान के रिस्पेक्ट में चाइना के अगेंस्ट नहीं बोलता, ये बड़ी एक आश्चर्य की बात है। फिर आप देखो कि तजिकिस्तान में वखान कॉरिडोर के पास चाइना ने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय करने की बात की है। ये जो वखान कॉरिडोर है, ये अफगानिस्तान और जिंजियांग के बीच में एक बहुत छोटा सा बॉर्डर बनाता है, तो इस पर्टिकुलर इलाके में चाइना अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकता है। तो बेसिकली पहला चाइना का टारगेट क्या था कि भाई लोअर योर हेड एंड बाइड योर टाइम, डेन जाओपिंग के समय पे, मतलब अपना सर नीचे करो, अपनी ताकत बढ़ाओ। अब जब चाइना की ताकत बढ़ गई है, तो पहले जो यूएस को ग्लोबल हेगोमॉन ये बुलाते थे, अब ये खुद ग्लोबल हेगोमॉन बनने को घूम रहे हैं। बहुत क्लियर कट यहां पे चाइना की अप्रोच से नजर आ रहा है। चाइना का बोलना यह है कि ईस्ट ऊपर उठ रहा है और वेस्ट डिक्लाइन कर रहा है, और जब ईस्ट ऊपर उठेगा तो उसमें सबसे पावरफुल कौन होगा? ऑब्वियस सी बात है चाइना होगा। तो ये जो सिक्योरिटी पैक्ट सोलोमन आइलैंड के साथ है, ये आखिरी नहीं होगा, इसके बाद बहुत सारे और भी हो सकते हैं।
सिंपल अप्रोच। फिर आगे, एनिमोसिटी रिसर्सेज इन हुबली, efforts to rake up communal issues in the region are a worrying sign। देखिए, जो नॉर्थ कर्नाटका में हुबली नाम का शहर है, यहाँ पे 16 अप्रैल की रात को एक कम्युनल फ्लेयर अप देखने को मिला। एक इन्फ्लेमेटरी सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से एक इमीडिएट ट्रिगर देखने को मिला। ओल्ड हुबली स्टेशन के सामने बहुत सारा क्राउड इकट्ठा हो गया, बवाल हुआ, दंगेबाजी हुई, 12 पुलिस पर्सनल्स को यहाँ पे चोटें लगी हैं, 130 लोगों को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया है और रिलीजियस एनिमोसिटी का एक और मुशायरा यहाँ पे हमें देखने को नजर आ रहा है कर्नाटका के अंदर, कर्नाटका के एक बड़े शहर के अंदर। अगर आप देखो तो वजह क्या बताई गई है, तो एक सोशल मीडिया पोस्ट वजह बताई गई, एक वीडियो यहाँ पे वायरल हो गई थी और उस वीडियो में कम्युनली सेंसिटिव कंटेंट था, तो उसके चलते यहाँ पे पत्थरबाजी हो गई, पुलिस स्टेशन के साथ लोग इकट्ठे हो गए, मॉब वायलेंस हो गया, एक तरफ हिंदू क्राउड, दूसरी तरफ मुस्लिम क्राउड, और बवाल यहाँ पे चालू हो गया। अब एक्चुअली में हुआ क्या, यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि जब हनुमान जयंती का प्रोसेशन हो रहा था दाजीबान पेट एरिया हुबली में, यहाँ पे सोमवंश, सहस्त्रर्जुन, क्षत्रिय के जो पतेगार कम्युनिटी है उसके लोग रहते हैं, तो लेजर बीम से जो जय श्री राम है इसको पोर्ट्रे किया गया एक पास के मस्जिद की दीवार के ऊपर, जो कि पेंदर गली नाम की जगह पे था, और इसकी वीडियो बना के यहाँ पे वायरल कर दी गई। अब जैसे ही ये इवेंट हुआ यहाँ पे, तो कम्युनल टेंशंस बढ़ने वाले थे, तो दोनों कम्युनिटीज के जो लीडर थे, जो समझदार लोग थे, वो सामने आए, चीजों को रिजॉल्व करने की कोशिश की, बट कहीं ना कहीं एक लिमिट के बाहर तो चीज निकल ही गई थी, थोड़ा बहुत पत्थरबाजी तो यहाँ पे हो ही गई। डेथ की खबर अभी तक फॉर्चुनेटली यहाँ से निकल के नहीं आ रही है, ना ही आए तो बेटर है। फिर यहाँ पे हुआ क्या कि इस प्रोवोकेटिव वीडियो के आने से पहले ही 4 श्री राम सेने के एक्टिविस्ट को रिलीज किया गया। इन एक्टिविस्ट ने किया गया था, तो जो हनुमान टेम्पल है नुगिकेरी में, वहां पे एक मुस्लिम ट्रेडर था, उसकी वाटरमेलन की दुकान थी, उस वाटरमेलन की दुकान को तोड़ दिया था, तो इसकी वीडियो वायरल हुई थी, इसलिए पकड़ के इन एक्टिविस्टों को जेल में डाला गया था। अब ये जैसे ही रिलीज हुए उसके बाद ये वीडियो यहाँ पे रिलीज हो गई और उसके बाद यहाँ पे भारी बवाल हो गया। फिर भाई पॉलिटिकल ब्लेम गेम भी शुरू हो गया, बीजेपी कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगाने लगा, कांग्रेस बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगाने लगी। ऑब्वियस सी बात है, कांग्रेस तो बीजेपी के ऊपर ओपनली एग्जाम लगा ही रहा है कि बीजेपी यहाँ पे हिंदू पॉलिटिक्स, हिंदू वर्सेस मुस्लिम पॉलिटिक्स के बेसिस पे इलेक्शन जीतना चाह रही, इस प्रकार की चीजें यहाँ पे चल रही हैं। और अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि असेंबली इलेक्शन से 1 साल बाद है, तो मोस्ट प्रोबेबली इस प्रकार के कम्युनल इवेंट्स आगे भी हमें देखने को मिलने वाले हैं, और ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि 1980s 1990s के समय पे भी हुबली में इस प्रकार के बहुत से कम्युनल इवेंट्स हुए थे। एक ईदगाह मैदान है यहाँ पे, जहाँ पे 1 साल में 2 बार जो मुस्लिम्स हैं वो अपनी नमाज पढ़ते हैं, प्रेयर्स ऑफर करते हैं। तो 1990s में एक मूवमेंट चला था कि जो ईदगाह का जो ग्राउंड है, यहाँ पे हम बीच में तिरंगा फहराएंगे। तो 1992 में जब मुरली मनोहर जोशी ने श्रीनगर में तिरंगा फहराया था 26 जनवरी को, उसके बाद कर्नाटका यूनिट ऑफ बीजेपी ने ईदगाह जो मैदान है हुबली का, वहां पे तिरंगा फहराने की कोशिश की। 15 अगस्त 1992 को जब तिरंगा फहराने की कोशिश की, वो फेल हो गया। 15 अगस्त 94 को फहराने की कोशिश की तो फहरा पाए, बट कर्फ्यू के बीच में फहरा पाए। अब तिरंगा फहराने से क्या फर्क पड़ता है? अरे किसी प्रेयर की जगह पे अगर आप तिरंगा फहरा भी देते हो तो उससे किसी कम्युनिटी का मेरे हिसाब से तो कोई नुकसान नहीं है। हालांकि जब पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में इन चीज़ों को दिखाया जाता है तो प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं चीज़ें। तो कहीं ना कहीं भाई कर्नाटका की पॉलिटिक्स बहुत हद तक कम्युनलाइज हो रही है। अब ये कम्युनलाइजेशन किस हद तक आगे जाएगा, कितना बवाल होगा, कितने दंगे होंगे, क्योंकि कम्युनल दंगों में तो वैसे ही आदमी पागल हो जाता है, दिमाग के काम करने की कैपेबिलिटी बंद हो जाती है, तो उस लेवल पर ना ही जाए, ज़्यादा बेहतर रहेगा सबके लिए। तो ये हमने छोटा सा न्यूज़ एनालिसिस देखा दोस्तों। आज फ्राइडे है, फ्राइडे को नॉर्मल कर आर्टिकल्स कम ही रहते हैं। ओके, कुछ और आर्टिकल्स भी हैं। चौथी वेव ऑफ कोरोना के बारे में बात हो रही है, उतना मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें लगे नहीं, सॉलिड पॉइंट्स लगे नहीं। बाकी टॉपिक्स मैंने कहीं ना कहीं आपके साथ डिस्कस किए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर करके जाना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, एंड इफ पॉसिबल फ्रेंड्स क्लिक द ज्वाइन बटन। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।